तो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य। मैं आपके सामने एक नया टेस्ट सीरीज, टेस्ट नंबर आपका 9। इससे पहले हमने 8 अपलोड कर दिए हैं अपनी यूट्यूब चैनल पर। अगर नहीं देखें तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। पहले तो मैं अपने यूट्यूब चैनल आर के जियो वर्ल्ड 0.2 में आपका स्वागत करता हूँ। और हमने भी इस टेस्ट सीरीज में आपको 15 प्रश्नों का एक श्रृंखला लेकर आया हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं न कहीं पूछ लिया गया है या कहीं पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। कुछ ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस प्रश्नों में, जो आपने कभी देखा नहीं होगा। इस तरह के प्रश्नों का चयन आपने कभी नहीं देखा होगा। और अधिकतर इस तरह के प्रश्नों का जो हम चयन करते हैं ना, कहीं न कहीं पूछे गए होंगे या पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। किसी स्थान की केंद्रीयता किसके आधार पर निर्धारित होती है? ठीक है दोस्तों, किसी स्थान की केंद्रीयता किसके आधार पर निर्धारित होती है? ऑप्शन ए है उसकी परिवहन प्रणाली। ऑप्शन बी है उसकी कार्यात्मक या प्रक्रियात्मक सुदृढ़ता। ऑप्शन सी है उसकी प्रशासनिक स्तर। और ऑप्शन डी है शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या। तो दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा आपने। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, उसकी प्रक्रियात्मक सुदृढ़ता। ठीक है दोस्तों, प्रक्रियात्मक सुदृढ़ता जो केंद्रीयता का निर्धारण उसकी प्रक्रियात्मक सुदृढ़ता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो जनांकीय संक्रमण मॉडल से संबंधित है। और इस तरह के जनसंख्या भूगोल से इस यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। यहाँ से बनते ही अधिकतर प्रश्न हैं, तो इसलिए मैं सोचा क्यों ना यहाँ से भी एक प्रश्न हम आपको सामने लेकर आए। दूसरा प्रश्न का है, जनांकीय संक्रमण मॉडल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जनांकीय अनुभव के आंकड़ों पर आधारित है? ठीक है दोस्तों, जनांकीय संक्रमण मॉडल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जनांकीय अनुभव के आंकड़ों पर आधारित है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन सी है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। और ऑप्शन डी है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन सी, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। उत्तरी पश्चिमी यूरोप मुख्य रूप से जो क्षेत्र के आधार पर जो थॉमसन महोदय थे और नोमस्टेन महोदय थे, उन्होंने इस मॉडल का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। यह अपक्षय और अपवर्तन से संबंधित है दोस्तों। इस प्रकार का प्रश्नों का चयन आयोग द्वारा जरूर से जरूर किया जाता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, किस प्रकार की जलवायु अवस्था में अपवर्तन की गति अति शीघ्र होती है? ठीक है दोस्तों, किस प्रकार की जलवायु अवस्था में अपवर्तन की गति अति शीघ्र होती है? ऑप्शन ए है उष्ण और आर्द्र जलवायु अवस्था में। ऑप्शन बी है शीत और उष्ण जलवायु अवस्था में। ऑप्शन सी है उष्ण और शुष्क जलवायु अवस्था में। और ऑप्शन डी है दोस्तों शीत और आर्द्र जलवायु अवस्था में। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, ऑप्शन ए है उष्ण और आर्द्र जलवायु अवस्था में। ऑप्शन बी है शीत और शुष्क जलवायु अवस्था में। ऑप्शन सी है उष्ण और शुष्क जलवायु अवस्था में। और ऑप्शन डी है दोस्तों शीत और आर्द्र जलवायु अवस्था में। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, उष्ण और आर्द्र जलवायु अवस्था में सबसे ज्यादा अपवर्तन की और अपक्षय क्रियाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 जो भारत के भूगोल से संबंधित है। इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग द्वारा अधिकतर किया जाता है। और यह अगर देखा जाए शैल तंत्र से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्नों में से एक प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या है। प्रश्न कह रहा है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। ऑप्शन ए है कुड़प्पा तंत्र। ऑप्शन बी है धड़वार तंत्र। ऑप्शन सी है विंध्य तंत्र। और ऑप्शन डी है गोंडवाना तंत्र। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, आप भी इस प्रश्न से परिचित हैं,
इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, धड़वाड़ तंत्र। धड़वाड़ तंत्र दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें खनिज, वो भी धात्विक खनिज देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं धड़वाड़ तंत्र में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है, अगर हम देखें धात्विक और अधात्विक दूसरा जो अगर देखा जाए तो अर्थात गोंडवाना तंत्र, ये भी दूसरे नंबर पे आता है जहाँ पे सबसे अधिक खनिज देखने को मिलते हैं। अगर वही देखे जाए दोस्तों तो छोटा नागपुर पठार जो क्षेत्र है वो आपका धारवाड़ तंत्र के गोंडवाना तंत्र के अंतर्गत सबसे अधिक आता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए छोटा नागपुर के पठार को भारत का खनिज घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 5वां प्रश्न कह रहा है सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है यूरोप में, तीसरा है सी अफ्रीका में, और डी है ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों सर्वोत्तम या उत्तम आंतरिक जलमार्ग दोस्तों यूरोप में पाए जाते हैं। यूरोप में बहुत सारे नहर तथा नदियां हैं जो आंतरिक यूरोप में जल मार्ग सुविधाएं प्रदान करती है। उसमें से जो प्रमुख है वो दोस्तों राइन नदी है। राइन नदी दोस्तों यूरोप का अगर देखा जाए तो यह परिवहन तंत्र के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है, और राइन नदी को ही दोस्तों मुख्य रूप से आपका कोल रिवर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कोल रिवर ऑफ यूरोप के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसी रिवर के किनारे आपका यूरोप का रूर क्षेत्र स्थित है, जहां से भारी मात्रा में कोयला का परिवहन किया जाता है। इसलिए इस नदी को कोल रिवर के नाम से जाना जाता है। छठा प्रश्न कह रहा है कि भूसत्तावादी उपागम को स्वीकार नहीं किया। ठीक है जी, कह रहा है कि भूसत्तावादी उपागम को स्वीकार नहीं किया। कौन से इसमें भूविविधता जो है जो भूसत्तावादी उपागम को स्वीकार नहीं किया है? पहला है रेड जेल, बी है कार्ल रिटर, और सी है ग्रिफिथ टेलर, और डी है कार्ल सावर। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है रेड जेल। रेड जेल जो थे वो सत्तावादी उपागम को स्वीकार नहीं किया था, जबकि कार्ल रिटर, ग्रिफिथ टेलर और कार्ल सावर भूसत्तावादी उपागम को स्वीकार किया है। 7वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न देखने से पहले अगर आप हमारी इस यूट्यूब चैनल RKGO वर्ल्ड 0.2 से आप नहीं जुड़े हैं तो आप शीघ्र ही इस चैनल से जुड़ जाइए और अपना अध्ययन निरंतर रखे रहिए, क्योंकि आपका TGT PG एग्जाम जो है, PGT का एग्जाम, यूपी PGT का एग्जाम आपका अक्टूबर में है और TGT का आपका दिसंबर में है, और आ रही है आपकी और वैकेंसी हायर एजुकेशन से संबंधित और GTC की आ रही है। अभी यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि आपका LT और GIC के भी आ गए हैं, आवेदन हो चुके हैं, हो रहे हैं, और GTC के भी होने वाले हैं इसी माह में। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल पे, और आपको इसी तरह से बेहतरीन प्रश्नों का एक श्रृंखला उपलब्ध कराया जाएगा। 7वां प्रश्न कह रहा है किसी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत क्या है? ठीक है दोस्तों, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत क्या है? ऑप्शन ए है जैव विविधता, ऑप्शन बी है जैव भार, ऑप्शन सी है ऊर्जा प्रवाह, और ऑप्शन डी है वनस्पति सघनता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है जैव विविधता। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का जो मूल आधार होता है जैव विविधता। जितनी ज़्यादा जैव विविधता किसी पारिस्थितिकी तंत्र में होगा वो क्षेत्र या वो पारितंत्र उतना ही मजबूत होगा। 8वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये आपका मानचित्र या कार्टोग्राफी संबंधित प्रश्न है, जो इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग द्वारा किया जाता है। तो मैं सोचा कि मैं इस तरह के प्रश्नों का भी हम कलेक्शन करें अपने टेस्ट सीरीज में।
8वां प्रश्न करना है, ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को कागज पर, ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को कागज पर प्रदर्शित करने की विधि को मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है मोंकहाउस, ऑप्शन बी है जॉन विगाट, ऑप्शन सी है स्टीयर्स और ऑप्शन डी है इरविन रेंज। तो दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर का चयन आप कर लिए होंगे। दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है ऑप्शन बी जॉन विगट। विगट ने यह परिभाषा मानचित्र प्रक्षेप की दी है। 9वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो भूआकृतिक विज्ञान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, 9वां प्रश्न करना कि रिवन झील का निर्माण किसके द्वारा होता है? रिवन जो झील है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है वायु अपर्दन द्वारा, ऑप्शन बी है नदी अपर्दन द्वारा, ऑप्शन सी है हिमानी अपर्दन द्वारा और ऑप्शन डी है सागरीय अपर्दन द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है हिमानी अपर्दन द्वारा। हिमानी अपर्दन द्वारा मुख्य रूप से दोस्तों रिवन झील का निर्माण देखने को मिलता है। 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भी ये भी आपका स्थलाकृति विज्ञान से संबंधित है। जर्मनी में फियार्ड से मिलती स्थलाकृति को किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी में फियार्ड से मिलती जुलती जो स्थलाकृति हो उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है फोरडेन, ऑप्शन बी है यारकाट, ऑप्शन सी है फोरमेड और ऑप्शन डी है डार्क घाटी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए फोरडेन। फियार्ड को जर्मनी में फियार्ड से जो मिलती जुलती जो स्थलाकृति है उसको फोरडेन के नाम से जाना जाता है। 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी तक कहीं नहीं पूछा गया है हमारे हिसाब से, तो मैं सोचा इसको समाहित करूं, आपके सामने इस प्रश्न को मैं रखूं। 11वां प्रश्न कह रहा है कि कोबर महोदय ने पृथ्वी पर पर्वत निर्माण की कितनी अवस्थाओं को बताया है या कितनी घटनाओं को बताया है? कोबर महोदय ने निर्माण की कितनी घटनाओं को बताया है? ऑप्शन ए है 4 अवस्थाओं को या घटनाओं को, ऑप्शन बी है 5 घटनाओं को, ऑप्शन सी है 6 घटनाओं को और ऑप्शन डी है 7 घटनाओं को। तो दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा आपने। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी 6 घटनाओं को कोबर ने मुख्य रूप से पर्वत निर्माण की घटनाओं को बताया है। 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो मुख्य रूप से आपका संभववाद और निश्चयवाद से संबंधित देखने को मिलता है। इस तरह के प्रश्नों का चयन कह रहा है कि प्रकृति आदेश नहीं किंतु अनुमति प्रदान करती है। यह कथन किसका है? ठीक है दोस्तों, यह कथन है स्पेट का, ब्रुन्स का, ब्लास का या टेलर का। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए स्पेट, ऑप्शन बी ब्रुन्स, ऑप्शन सी ब्लास और ऑप्शन डी टेलर। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी ब्रुन्स। ब्रुन्स कहते हैं कि जो प्रकृति है आदेश नहीं किंतु अनुमति प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, 13वां प्रश्न दोस्तों देखते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों का चयन अधिकतर आयोग द्वारा किया जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित भूगोल वक्ताओं में से कौन पहले निश्चयवादी था मगर बाद में संभववादी बन गया? दोस्तों हो सकता है आप पहली बार इस प्रश्न देख रहे हो। इसका जो ऑप्शन ए है ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन बी है कार्ल सावर, ऑप्शन सी है डी मार्तोनी और ऑप्शन डी है ईसा बोमेन। फिर से हम ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन बी है कार्ल सावर, ऑप्शन डी है डी मार्तोनी और ऑप्शन डी है ईसा बोमेन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी ईसा बोमेन। ईसा बोमेन जो पहले अमेरिका के निवासी थे ईसा बोमेन, और यह पहले निश्चयवादी थे मगर बाद में यह संभववादी बन जाते हैं। दोस्तों ईसा बोमेन पहले तो निश्चयवादी थे
अमेरिका के भूगोल वक्ता थे। अमेरिका में अधिकतर जो भूगोल वक्ता थे, अधिकतर जो हैं वो निश्चयवादी थे पहले। मगर जब ईसा बोमेन जब यूरेन ब्रून्स के संपर्क में आते हैं, जो यूरेन ब्रून्स फ्रांसीसी भूगोल वक्ता थे, जब ये ब्रून्स के संपर्क में आते हैं तो यह निश्चयवादी से संभववादी बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने विश्व की वनस्पतियों को मेगाथर्मल, माइक्रोथर्मल और मेसोथर्मल में विभाजित किया है? ऑप्शन ए है डी केंडोल, ऑप्शन बी है वेलास, ऑप्शन सी है एडोल्फ इंगलर और ऑप्शन डी है क्लीमेंट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन है डी केंडोल ने विश्व की जो वनस्पतियां इनको 3 वर्गों में मेगाथर्मल, माइक्रोथर्मल और मेसोथर्मल में विभक्त किया है। ठीक है दोस्तों। इस टेस्ट सीरीज का लास्ट जो प्रश्न है वह समुद्र विज्ञान से संबंधित है। कह रहा है कि महासागरों की औसत गहराई कितना है? इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग द्वारा खूब किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। समुद्र विज्ञान में कह रहा है कि महासागरों की जो सभी महासागर हैं उसकी औसत गहराई कितना है? ऑप्शन ए है 3600 मीटर, ऑप्शन बी है 3700 मीटर, ऑप्शन सी है 3800 मीटर और ऑप्शन डी है 4000 मीटर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन सी है 3800 मीटर। सभी महासागरों की जो औसत गहराई है दोस्तों वो 3800 मीटर है दोस्तों। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए और इसी तरह से हम लगभग में दूसरे दिन में रोज़ अपलोड करता हूँ वीडियो टेस्ट सीरीज का। तो ये हमारा 9वां टेस्ट सीरीज है और अगला मैं टेस्ट सीरीज 10वां जल्द मैं लेके आऊँगा आपके सामने। इसी तरह से प्रश्नों का श्रृंखला रहेगा, बेहतरीन प्रश्नों का श्रृंखला रहेगा। तो दोस्तों आप इस टेस्ट सीरीज में कितने प्रश्न किए हैं उसको जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अगर आपको यह टेस्ट अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।